हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम घनश्याम दुबे। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का चेंजर है, गेम चेंजर है। पक्का मान लीजिए, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं डायरेक्ट। इसमें मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, अप्रॉक्सीमेट 11 फैक्ट्स हैं जिनसे आप अपनी स्टडी के मेथड्स को बदल सकते हैं, अपने पढ़ने के तरीके को बदल सकते हैं, उसमें एक बूम ला सकते हैं, एक चेंज ला सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप बिल्कुल रिमेंबर रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो देता रहूँगा आपको और कुछ पढ़ने के आसान से टिप्स देता रहूँगा बीच बीच में, टॉपिक्स के साथ साथ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इसको सजेस्ट करिएगा उनको। कुछ फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूरा वीडियो आप लगातार सुनें। पूरे फैक्ट्स, अगर 11 फैक्ट्स आप सुन लेंगे तो निश्चित मान लीजिए आपकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ स्टूडेंट्स लगातार मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोन करके, मैसेज करके बता रहे हैं कि सर, इस समय पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है। आप कुछ ऐसा बताइए कि मैं पढ़ सकूं, अच्छा लगे, मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। तो देखिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ फैक्ट्स बनाए हैं जो मैंने अपनी 20 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस से और उससे पहले जब मैं स्टूडेंट रहा हूँ तब मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो गेन किया है, जो पाया है, जो सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सब जो पॉइंट्स हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुने और हो सके तो एक नोटबुक निकाल लें, पेन निकालें, उन पॉइंट्स को, फैक्ट्स को लिख लें जिससे कि वो रिमेंबर रह सकें, आपको याद रहें। और अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी उन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड होकर के बनाइएगा। मेरी गारंटी है आपको कि बहुत ही जल्दी, कुछ मंथ्स के अंदर ही आपकी स्टडी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और आपका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव करेगा। ये किसी भी क्लास के और कम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबके लिए मैं एक जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आइए, मैंने 11 पॉइंट्स की एक फैक्ट स्टडी बनाई है। एक मैंने स्टडी की है कि कैसे अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाना है या पढ़ाना है, या वो पढ़ कैसे सकते हैं, कैसे सीखा जा सकता है। तो देखिए, आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊँगा। इसका मैंने जो आर्टिकल का नाम रखा है वो रखा है 11 की पॉइंट्स फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी, यानी पढ़ने की 11 आसान तरीके या 11 आसान मेथड्स, 11 मेन बातें, फैक्ट्स, ये मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम बताने वाले हैं, एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करूँगा। आपने सुना भी हो शायद कि एक कहानी है जिस पर एक कहावत हिंदी की बेस्ड है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुदान, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। मतलब तात्पर्य क्या है इसका, मैं पहले भाव समझाता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने से जो प्रैक्टिस करता है वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा समझदार या सीख लेता है। इसी के लिए इंग्लिश में फैक्ट है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो देखिए, मैन परफेक्ट तो करती है, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, फिजिक्स परफेक्ट, केमिस्ट्री परफेक्ट, एवरी सब्जेक्ट परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी पर बेस्ड ये जो कहावत थी हिंदी की, ये आई कहाँ से? देखिए, एक व्यक्ति था जो स्कूल जाता था लेकिन उसे स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो स्कूल में पिटता था, घर में अगर स्कूल ना जाने के लिए कहता था, मना करता था, तो घर वाले पीटते थे। आखिर वो दोनों तरफ से एक घंटे की तरह बजा करता था। कुछ दिन बाद उसके दिमाग में एक थीम आई। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, उसने सोचा इसी मंदिर में छिप जाते हैं। सुबह स्कूल के लिए निकलता था, मंदिर में पूरे दिन बना रहता था और जब उसके साथी वापस स्कूल से आते थे तो साथ में होकर घर पहुंच जाता था। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन वो जब मंदिर के पास बैठा था तो वहाँ उसको एक कुएं के पास पत्थर रखा दिखाई पड़ा। कुएं के पास में एक पत्थर रखा होता था, पहले याद रखिएगा। तो जब बाल्टी को रस्सी के सहारे से खींचते थे तो वो रस्सी उसी पत्थर पर बार बार रिपीट होकर के घिसती थी, इसलिए पत्थर में निशान पड़ जाते थे। तो जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप समझते हैं, और पत्थर यानी स्टोन बहुत हार्ड होता है, लेकिन फिर भी वो सॉफ्ट जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो उस पत्थर में निशान डाल देती है। इसी जगह से वो कहावत बनी है, एक कह सकते हो दोहा बना है कि करत करत अभ्यास के, यानी बार बार रस्सी वहाँ से गुजरती है, बहुत बार गुजरती है, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परे निशान। इसी तरीके से एक और दोहा बनता है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। मतलब तात्पर्य, जब पहले यज्ञ हुआ करता था तो चंदन की लकड़ी से अग्नि का प्रज्वलित होना होता था, उस अग्नि से ही हवन स्टार्ट किया जाता था। तो चंदन तो बहुत ठंडा माना गया है,
तो चंदन में तो सांप इसीलिए लिपटते हैं क्योंकि वो ठंडा है, कूल है। लेकिन फिर भी अगर लगातार रगड़ते रहो तो चंदन से भी है ना फायर स्टार्ट हो जाती है, आग लग जाती है। यानी अपोजिट नेचर में भी चेंज लाया जा सकता है। तो आप लोग पास तो ब्रेन है लगभग बराबर है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको हम 11 फैक्ट्स के आधार पर सुधार सकते हैं। तो चलिए इन फैक्ट्स पे बात करते हैं, यानी प्रैक्टिस करनी है और मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी जो आपके लाइफ में चेंजर साबित होंगी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। तो पहला फैक्ट हम बताने वाले हैं, मेक स्टडी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ये स्टडी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्या है? पढ़ने के लिए एक बढ़िया कूल वातावरण बनाना है। तो उसके लिए करेंगे क्या? क्या एसी लगवा लें घर में? नहीं। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन यानी जो शिक्षा है, सीखना है, वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। सीखने वाला व्यक्ति बिल्कुल गर्मी में सीख सकता है। सीखने वाला व्यक्ति, आपने सुना होगा, रोड लाइट में भी सीखते हैं लोग, रेलवे स्टेशन के किनारे बैठकर भी सीखते हैं। जिनके अंदर लर्निंग की अंदर से एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, उनको फिर कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। एक गरीब से गरीब बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा भी IAS बन जाता है और एक से एक अच्छे पैसे वाले लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर का मेरा यहाँ मतलब किस बात से, थोड़ा समझिएगा। अगर आपका पर्सनल रूम है, कुछ बच्चों के पास अपने रूम होंगे जिसमें पढ़ते हैं बैठकर, तो उस रूम को अच्छे से सजाइए। सजाने का मतलब समझिए, साफ सुथरा रूम हो, पहली बात। कुछ फैक्ट्स लगे हों, कुछ कोटेशंस लगे हों, जिसमें जैसे आप ऐसे इंस्पायरिंग कोटेशंस आप समझते हैं, जिससे लिखा होता है कि असफलता यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया है। स्टडी विंस द रेस, ऐसे कुछ कोटेशंस होते हैं, वो जरूर लगाइए। वो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको इंस्पायर करेंगे। आप जिसको अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उसको आप उस सामने लगाइए जिस सामने आप फेस करके पढ़ते हैं, बैठते हैं। तो आप हमेशा उसकी तरह सोचते रहेंगे, उससे आप इंस्पायर होते रहेंगे। ठीक है, ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ मैं, एक जो स्टडी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। दूसरी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो लकड़ी की टेबल और चेयर पे बैठ करके ही पढ़ें। बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को, स्ट्रेट बैठे, एकदम 90 डिग्री बनाएं। और दूसरी चीज़, अगर बाय द वे लकड़ी की चेयर नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक की चेयर टेबल यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी क्या हो सकता है चेयर टेबल की समस्या हो। मैंने पहले कहा, संसाधन शिक्षा के रास्ते में बाधक नहीं होते हैं और ना ही सहायता करते हैं। ठीक है, आप ज़मीन में भी बैठ सकते हैं, साफ़ सुथरा एक अच्छी चटाई बिछाइए, एक चादर बिछाइए और उस पर बैठ करके पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा पाटा वगैरह ले लीजिए, चौकी ले लीजिए, उस पर लिखने का काम करिएगा, लेकिन बैठ करके ही पढ़ें, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, तो हमारा रूम इंस्पायरिंग होना चाहिए, यानी आसपास कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ऐसे डायग्राम्स बने होने चाहिए, है ना, ऐसी पिक्चर्स लगी हों जो आपको इंस्पायर करे पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम का डायग्राम, या जो आप अपना, जिसको आप आइडियल मानते हो, आइंस्टीन है, गॉस हैं, टेस्ला हैं, ठीक है, आप उनको बना सकते हैं, जुगरबर्ग हैं। जिस तरह की आपकी फील्ड हो उस तरह के व्यक्ति को आप आगे लगा सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कोई पॉलिटिकल पोस्चर आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा इंस्पायरिंग रूम हुआ। चेयर टेबल पहले बता दी मैंने। अच्छा, कुछ लोगों के पास रूम नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में 1 या 2 ही रूम है। अब वो कहे मैं 1 रूम ले लूँगा तो घर वाले तो परेशान करेंगे, तो उनके लिए एक और दूसरा तरीका है। अगर रूम आपके पास पूरा नहीं है तो कोई एक कॉर्नर तो निश्चित ही आपको मिला होगा पढ़ने के लिए। एक कॉर्नर डिसाइड करिएगा और ध्यान रखिएगा वो कॉर्नर ऐसा हो कि जब आप कॉर्नर की तरफ फेस करके बैठें तो फिर आपको कोई आने जाने वाला ना दिखे, पीछे क्या हो रहा आप देख ना सके, आप ना देखें उसको। ठीक है, तो बिल्कुल कॉर्नर की तरफ फेस करें। टेबल चेयर हो तो यूज़ करें, नहीं है तो आप ज़मीन में उसी तरीके से बिछा करके चटाई के ऊपर एक चादर और बढ़िया साफ़ सुथरे होकर के हाथ पैर धो करके ही बैठें। और दूसरी चीज़, बुक्स ध्यान रखिए, जितनी पढ़नी है आपको उस समय वो लगभग सभी बुक्स अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर बुक उठा करके आपको लेनी है जाकर के अलमारी में तो ध्यान रखिएगा उसमें कभी कभी आलस से होता है कि अब कौन लेने जाए, हटाओ नहीं लाते हैं। अगर पास में रखी होगी तो आप बदल बदल करके टॉपिक्स या जो आपका टाइम टेबल होगा उस हिसाब से पढ़ेंगे। ये इंस्पायरिंग हमारा रूम हो जाएगा। पोस्चर मैंने बता ही दिया आपको कैसे बैठना है। मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मिनिमम डिस्टर्बेंस का मतलब यही है कि आपको हमेशा वॉल की तरफ, कॉर्नर की तरफ, यानी जिस तरफ से दूसरी कुछ चीज़ ना ही दिखे उस तरफ को फेस करके बैठना है। बार बार ना तो उठकर कहीं जाएं और अपने घर वालों से कह दें कि प्लीज़ जब मैं पढ़ने बैठ जाऊं तो आप मुझे अपनी तरफ से डिस्टर्ब ना करें, मैं खुद ही आऊँगा, जब तो आप जो कुछ बताना हो मुझे बता दें। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा
ख्याल रखें। ये पहला की पॉइंट है, फर्स्ट की पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आइए सेकंड की पॉइंट को बढ़ने से पहले एक मैं संस्कृत का और श्लोक बताता हूँ। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स के 5 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, 5 लक्षण बताए गए, काक चेष्टा वपो ध्यानम स्वानि निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब क्या तात्पर्य है? काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह बार बार करने का प्रयत्न करने की। जैसे आप किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप उसको छोड़ करके आगे मत बढ़ें, आप 2-3-4 बार ट्राई जरूर करें और तब तक ट्राई करें जब तक आप उसको सॉल्व ना कर दें। उससे डरे नहीं, हेजिटेट ना हो, परेशान भी ना हो, और आपको एक कौवे की तरह प्रैक्टिस करना है, काक चेष्टा। और स्वानि निद्रा मतलब स्वान का मतलब कुत्ते से होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुत्ता बन जाए, लेकिन आप स्वानि निद्रा का मतलब बहुत हल्का नींद, यानी कम आवर की नींद लीजिए, 4-5 घंटे बहुत है सोने के लिए, ठीक है। अल्पाहारी, ध्यान रखिएगा, कम खाने वाला हो। मैं आगे खाने की हैबिट्स पर भी डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक वहाँ बात करेंगे। और तथा और ध्यान रखिएगा गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब कतई नहीं आप घर छोड़ करके भाग जाएं। हो सकता है कुछ लोग हॉस्टल में रहते हो तो ऑलरेडी गृह त्यागी हैं, लेकिन जो घर में भी रहते हैं, गृह त्यागी का मतलब घर की तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट ना लें। कुछ काम कहा जाए तो जरूर कर दें, ऐसा नहीं कि आप गार्जियन को एकदम अवॉइड करें, लेकिन अपनी तरफ से इंटरेस्ट ना लें कि घर में कुछ बन रहा, बिगड़ रहा, फालतू में उसमें सजेशन दिए पड़े हो, कोई पूछ रहा तब भी, नहीं पूछ रहा तब भी, तो गृह त्यागी होना चाहिए, ठीक है। काक चेष्टा वपो ध्यानम, और ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। अगर आप पढ़ने बैठ गए फिर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और तमाम बातों को मत सोचिए कि स्कूल में क्या हुआ था, फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, जो भी XYZ, या कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, आपको बिल्कुल नहीं जाना है। कोशिश करना है मिनिमम लोगों से आप इंटरेक्ट हों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं दूसरा की पॉइंट बता रहा हूँ, चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, यानी खान पान की थोड़ी सी आदत जरूर बदल लीजिएगा। स्टूडेंट हैं आप, इसके लिए आप करेंगे आप हर हाल में 6 PM से पहले, यानी शाम को 6 बजे से पहले ही खाना खा लीजिए, जो कुछ खाना है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, खाने के तुरंत 1 घंटे बाद आसपास शरीर में मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो चुका होता है, उसकी वजह से धीरे धीरे हल्की सी सुस्ती आती है, नींद आती है। कभी देखिए अगर आप 9 बजे खाएं तो 10 बजे तक नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, लेकिन चूंकि 6 बजे आपने खाया है तो इतने जल्दी आप लेट तो सकते ही नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे 7 बजे तक जो सुस्ती आनी है वो 7:30-8 तक खत्म हो जाएगी। फिर आप देर रात तक पढ़ सकते हैं, जितनी देर आप पढ़ना चाहें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो जरूर 2-3-4 बजे रात तक पढ़ा करें, ठीक है। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो 12 o'clock सफिशियंट है आपके लिए, 12 o'clock 1 o'clock तक, मिडनाइट ध्यान रखिएगा, और 6 बजे 6:30 बजे आप बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो ये दूसरा हमारा की पॉइंट है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना, पहली चीज कि जो खाना खाना है वो 6 बजे तक खा लीजिए हर हाल में। दूसरी चीज है टेक लिक्विड फूड्स आफ्टर ईच 1 hour। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि आपने 6 बजे खा लिया, 9 बजे 10 बजे आपको फिर से भूख लगेगी, तो इसके लिए करेंगे क्या, आप लिक्विड फूड ले सकते हैं बीच बीच में, उससे कोई सुस्ती नहीं आती। लिक्विड फूड में क्या है, चाय, कॉफी, जूस, सूप, मिल्क, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, आप ये जो कुछ लस्सी है ना, जो लिक्विड फूड्स हैं वो आप ले सकते हैं 1-1 घंटे के अंतराल में, तो थोड़ी सी एनर्जी आपको मिलती रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, टेक वाटर आफ्टर ईच 30 मिनट्स। हर 30 मिनट बाद 1-2 घूंट, जितनी आपको प्यास लगी है उतना पानी जरूर थोड़ा थोड़ा पीते रहें। अगर प्यास नहीं भी लगी है तो भी आधे घंटे बाद 1-2 घूंट पानी जरूर पी लें, इससे नींद आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक चीज़, आपके जो फ्रेंड्स कभी देखने चर्चा करते होंगे कि भाई थोड़ी सी तंबाकू खाने लगो तो नींद कम आती है, गुटखा खाने लगो नींद कम आती है, सिगरेट पीने लगो नींद कम आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ करना है। ये सब बैड हैबिट्स हैं, हो सकता है इनसे नींद ना आती हो, लेकिन इससे अच्छा फिर नींद आ जाए। अगर ये गंदी आदत सीखने से तो अच्छा है कि आपको नींद आ जाए, आप सो जाइए, ना पढ़िए। नींद भगाने के लिए चाय, कॉफ़ी और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा आपका की पॉइंट है। तीसरा की पॉइंट, टेक 5 मिनट शॉर्ट ब्रेक। आप हर 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद, 1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लें। उस ब्रेक में क्या करेंगे, टहलने घूमने कोई जरूरत नहीं, आप अपनी जगह वहीं बैठें, वहीं थोड़ा सा हल्का सा हाथ पैर हिला लें, लंबी लंबी सांस ले लें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, प्राणायाम कर लें, 5 मिनट का समय ले लें। उतनी देर में थोड़ा सा अपनी सुस्ती को दूर करने का प्रयास करें और थोड़ा सा इंटरेक्शन भी टॉपिक से हटा लें। 5 मिनट का ब्रेक होगा तो फिर आप अगले 1 घंटे के लिए रिचार्ज हो चुके हैं और आप आराम से पढ़ सकेंगे। तो टेक आपको क्या करना, 5 मिनट का। अवॉइड स्लीपिंग सिकनेस, नींद है, थकान है, इसको दूर करने का यही तरीका है। लंबी लंबी सांस लीजिए। कुछ योगा अगर आप जानते हैं, प्राणायाम जानते हैं, मेडिटेशन जानते हैं तो जरूर करें, जैसे कपाल भारती या अनुलोम विलोम। 5 मिनट का ब्रेक लिया आपने, 1-2 मिनट ऐसा कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप पढ़ने बैठ जाइए। इसके बाद तीसरे की पॉइंट पर आते हैं, थिंक एज विनर। ध्यान रखिएगा, हमेशा में ये सोचना है
कि हम लूजर नहीं हैं। अगर नहीं सीख पाए तो हम दोबारा सीखेंगे, तीसरी बार सीखेंगे। ये निश्चित मान के चलें, आप हमेशा अपने आप को पहले विनर सोचें। आप विजेता हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये सोच कर चलें। आप हर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, ये सोचकर पढ़ने बैठें। ये ध्यान रखिए, कभी ये ना सोचें कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझसे ना हो पाएगा, या ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं कर सकता हूँ। हमेशा विनर की तरह सोचें, आप जरूर कर पाएंगे, आई कैन डू, ये सोच करके ही आप बैठे। ध्यान रखिएगा, इसमें भी मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा। जब सुबह उठें तो 10-15-20 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, वो आपकी हेल्प करेगा। रिमेंबरिंग विदाउट टूल्स, रिमेंबरिंग विदाउट टूल्स, इसका मतलब ये है कि चिंतन करें, मनन करें, बिना कॉपी किताब पेन लिए। जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको 5 मिनट 7 मिनट आंख बंद करके रिवाइज करें। पूरे टॉपिक को एक एक करके धीरे धीरे सोचें कि ये कैसे, हमें क्या क्या पढ़ा, ये टॉपिक, इस लाइन के बाद ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर लाइन, ये ऐसे दिमाग में थिंक करें। कॉपी पेन का इस्तेमाल ना करें, आई क्लोज कर लें और एक जो टॉपिक आपने तैयार किया उसको 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लें, आंख बंद करके ही। ठीक है, ये आपका अगला की पॉइंट है, रिमूव योर बैड हैबिट्स। अपनी गंदी आदतें जरूर छोड़ दें। गंदी आदत आपकी, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे गंदी आदत, कोई सिगरेट पीने लगा है, तंबाकू खाने लगा, गुटखा खाने लगा है, या मोबाइल देखने की आदत, टीवी में कोई सीरियल बहुत पसंदीदा उसको देखने की आदत है, उनको जरूर, फ्रेंड्स के साथ घूमने की आदत जरूर छोड़ दें। आप फालतू में पार्टीज आर्टीज में ना जाएं, किसी की भी शादी आपके न जाने से नहीं रुकेगी। ठीक है, आप पढ़ते रहें, अपनी लाइफ टाइम को, अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से जिएं। आप बिल्कुल कहीं इंटरेक्ट ना हो, अपनी लेजीपन। और देखिए, अगर आप बैठे हैं कहीं तो बोला बैठे ही, फिर उठने की इच्छा नहीं होती ना, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उठे तुरंत आपको याद आना चाहिए मेरी बात कि लेजीपन छोड़ना है। अगर हम कहीं बैठे हैं, किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर ना बात करें, तुरंत छोड़ के उसको आगे आए। अपनी पढ़ाई में कतई आलस्य ना करें। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन सफलता के रास्ते में आलस्य ही होता है। हम लोग कभी कभी आलस्य के चक्कर में लेटे हैं, सुबह उठना ही नहीं पसंद करते, जग गए हैं लोग, 5 o'clock 6 o'clock जग जाते हैं, लेकिन फिर भी लेटे हैं 7 बजे तक। तो ये गंदी आदत है, इसको जरूर छोड़ दें आप। ठीक है, लेजीपन को। इसी पर एक मैं संस्कृत का, ध्यान रखिएगा, श्लोक कहना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत से श्लोक्स हैं, लेकिन मैं कुछ श्लोक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक श्लोक है संस्कृत का, सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम, सुखार्थिनो त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनो त्यजेत सुखम। मतलब क्या, इसका सुन लें, भावार्थ समझ लें। सुखार्थिनो कुतो विद्या, मतलब जो सुख चाहता है उसे विद्या कतई नहीं मिल सकती। उसे विद्या कहाँ मिल सकती है, यानी नहीं मिलेगी, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो जो सुखार्थिनो है, सुख चाहने वाला व्यक्ति है, उसे विद्या नहीं मिलती है। और जो विद्या चाहने वाला व्यक्ति है उसे सुख नहीं मिलता है। अगर सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दीजिए, पढ़ना बंद कर दीजिए, आराम से मजा करिए। और अगर आपको विद्या चाहिए तो सुख का त्याग, आलस्य का त्याग अवश्य करना ही होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी में एक पॉइंट और मैं बढ़ाकर बताता हूं, इंप्रूव योर सेल्फ एंड योर राइटिंग आल्सो। हमेशा आप किसी भी क्लास में पहुंच गए हो, हमेशा अपनी राइटिंग इंप्रूव करते चलिए। आप कैसे इंप्रूव करेंगे राइटिंग, उसके लिए भी ध्यान रखें। जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी लगती हो अपने फ्रेंड्स में या अपने मिलने वालों में, उसका 1-2 पेज जरूर चोरी कर लें, या छुटा लें, या उठा लें, कैसे भी मांग लें, फोटोकॉपी करा लें, और उसकी स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करें। रोज 2-4 लाइन उसकी कॉपी करें, एज इट इज जैसा वो लिखता है। बार बार कॉपी करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप उतना ही अच्छा लिखेंगे। अगर उसको 100 मार्क्स मिलते हैं राइटिंग के और आप हमेशा 10-20 मार्क्स पाते हो, तो उसकी नकल करके आप 60 मार्क्स तो पा सकते हो ना। यानी आपकी राइटिंग इंप्रूव होकर उसके जैसी नहीं तो 60% 70% तो इंप्रूव हो गई ना। तो राइटिंग इंप्रूव करते रहनी है हर स्टेज में, चाहे जिस क्लास तक आप पहुंच जाएं। जब भी लिखें तो ध्यान रखें हमें अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना है। अगले पॉइंट पर आ जाइए, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप सब पॉइंट्स अपने पास लिख के जरूर रख लीजिएगा। इसी के हिसाब से आप हमेशा सोचते रहिए कि ऐसे पढ़ना है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में पहली पॉइंट हम बताते हैं आपको कि टाइम की एक स्ट्रेटजी बनाइए आप। देखिए, सबके पढ़ने का अपना अपना टाइम होता है। किसी के यहाँ शाम को ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो रात में डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी के यहाँ हो सकता है सुबह ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, किसी के यहाँ सुबह नहीं डिस्टर्बेंस है। तो ये आप अपने घर की अलग अलग सबके फीचर्स होंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लें कौन सा लंबा टाइम आपको खाली मिल रहा है। जैसे अगर आपको शाम को डिस्टर्बेंस है तो आप 9 बजे 8 बजे बैठिए और सुबह 4 बजे तक पढ़िए। अगर आपको लगे 9-10 तक डिस्टर्बेंस है तो शाम को 6 बजे सो जाइए आप, और 10-11-12 तक अलार्म लगा करें, 12 बजे उठिए और सुबह 8 बजे तक पढ़िए। ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। लेकिन सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो है, शाम को 6 बजे बैठिए और रात के 2 बजे तक लगातार पढ़िए। ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है आज के हिसाब से। देखिए, पुराने समय में लोग कहते थे अर्ली मॉर्निंग उठें, अर्ली टू बेड अर्ली टू, है ना, वो वॉक जो भी है,
तो आपको ये नहीं करना। वो पुराने समय था, तब लाइट नहीं होती थी, लोग सनलाइट का मैक्सिमम यूज़ करना चाहते थे, उस समय ये सिस्टम चलता था। आज सब्जेक्ट्स का नेचर बदल गया है, पहली बात तो। दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ज़्यादा मतलब यूजफुल सब्जेक्ट्स हो गए हैं। इनको कतई सुबह याद करने वाला सिस्टम नहीं, रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप डेली नाइट में ज़्यादा पढ़ें। आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे 11, 12, 1, 2 बजता है ना, वैसे वैसे पढ़ने की जो पावर है वो बहुत डेवलप होती चली जाती है। मैं तो जितना ज़्यादा देर रात तक पढ़ता था उतना ही ज़्यादा मुझे समझ में आता था। तो आप सुबह की हैबिट छोड़ दें। अक्सर कभी कभी क्या होता है, हम लोग 9-10 बजे सो गए कि चलो सुबह उठ के पढ़ेंगे 4 बजे, और 4 बजे उठे नहीं, 6 बजे गया, पूरा टाइम बर्बाद हुआ ना। आप पहले शाम को ही पढ़ लें 2, ढाई, 3, 4 बजे तक जितना पढ़ना है, फिर सुबह आराम से निश्चिंत होकर के सोएं। ये मेरे हिसाब से है, बाद बाकी टाइम अपने हिसाब से आप मैनेज करिएगा, आपको जैसा लगे। एक और चीज़ है, ब्रेकिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, स्टडी टूल्स। तो ध्यान रखिएगा, हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स बांट करके, जैसे हमारे पास टाइम है वैसे पढ़ें। एक और तरीका है, देखिए, स्लीपिंग टाइम। जब आप सोने जा रहे हो तो लेट करके, मैंने देखा बहुत लोग आधा घंटा लेटे इंतजार करते हैं कि नींद आ जाए, 1 घंटे इंतजार कर रहे हैं नींद आ जाए, 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 12 बज के आप लेट जाएंगे, 2 बजे तक इंतजार कर रहे हैं नींद आ जाए। आप क्या करें, जब आपका टाइम पूरा हो जाए, आपने जो डिसाइड किया इतने बजे पढ़ना है, उसके बाद लेट जाएं और कोई हल्का फुल्का टॉपिक पढ़ें लेट करके। जैसे पोएम पढ़ना है, सेंटर आइडिया पढ़ना है, ठीक है, कोई फार्मूले लर्न करने हैं, कोई नॉवेल पढ़ना है, कुछ भी नॉलेज की चीज़, नॉलेज से रिलेटेड, वो लेट करके पढ़ें। लेट कर पढ़ने से नींद जल्दी आ जाती है, ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, जैसे आपको कहीं जाना है, आधा घंटे का टेम्पो का सफ़र है, तो आप क्या करें, पहले से ही शाम को नोट्स बना के 10, 15, 20 पॉइंट का रख लें एक पेज। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस समय वही पेज अपने हाथ में रखें, बीच बीच में टॉपिक को देखते चलें। वो ट्रैवलिंग टाइम मैनेजमेंट होता है। जैसे आपके बीच में कभी पीरियड्स खाली होते हैं, देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड का, सेकंड खाली है, तो जो सेकंड पीरियड खाली है उसमें कतई दोस्तों के साथ गॉसिप ना करें। आप अपना मैथ्स का टॉपिक, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें। हर पीरियड के बाद जो थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो उसमें कुछ 1 फार्मूला 2 फार्मूला उठा लिया, उसको डिस्कस कर लिया, याद कर लिया। हर 1-1 मिनट का यूज़ करना है आपको, अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो। मैं बहुत अच्छा करने के लिए यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ लेक्चर। हल्का फुल्का एवरेज स्टूडेंट्स तो चाहे जैसे पढ़े हो, एवरेज तो बने रहते ना। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, बहुत अच्छा करना है, उसके लिए बता रहा हूँ, 98, 99, 100 मार्क्स ऐसा कुछ पाना है, तो ये स्ट्रेटजी आपके काम की है, यूजफुल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला की पॉइंट हमारा है, स्टडी विंस द रेस। ध्यान रखिएगा, स्टडी विंस द रेस मतलब आपको लगातार पढ़ना, रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन सोचा भाई कल तो पढ़ा ही था, अब आज नहीं पढ़ता, हटाओ, अब कल परसों पढ़ेंगे, तो ब्रेक कर करके नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, लगातार पढ़ते रहना है, डेली पढ़ना है। हाँ, बीच बीच में 10-15 मिनट का गैप कहीं ले सकते हैं आप, हल्का फुल्का, ये बात अलग है। एक और पॉइंट है, रिमूव योर कंफ्यूजन। सबसे जरूरी पॉइंट ये है, बहुत से टॉपिक्स में हमको कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे बहुत लोग बच्चे, जब मैं पढ़ाता हूँ, कहते हैं सर कॉन्वेक्स कौन सा लेंस है, कॉन्केव कैसे है, कौन सा है, मैं भूल जाते हैं हम लोग। जो बहुत जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो आप क्या करेंगे, उनके लिए अपने हिसाब से कोई टेक्निक बनाएं उसको लर्न करने का, कि वो कन्फ्यूज़न कैसे दूर हो। जैसे मैं कॉन्केव की बात करता हूँ, कॉन्केव लेंस होता है, उसमें केव जैसी स्ट्रक्चर बनती है। देखिए कुछ इस तरीके से केव जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो ये कॉन्केव है। अगर कॉन्केव क्लियर हो गया तो अपने आप इससे उल्टी साइड जो मुड़ा होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो ऐसे एक और, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक क्वेश्चन है कि हमारे भारत से जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो सीमाएं मिलती हैं, सीमा मतलब समझते हैं ना, जो बॉर्डर लाइंस हैं, तो कौन सी कंट्री की सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है भारत के साथ, और कौन सी कंट्री की सीमा सबसे कम मिलती है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है, बचपन MBA। मतलब इसका क्या, सुनिए, ब से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो देखिए भारत से इतनी कंट्रीज की बॉर्डर मिलते हैं, और इसी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री का बॉर्डर हमारे साथ मैच करता है, बांग्लादेश का, उससे कम फिर चाइना का, उससे कम है पाकिस्तान का, फिर नेपाल का, सबसे कम 106 किलोमीटर लगभग किसका, अफगानिस्तान का। तो आप ये किसी ने स्ट्रेटजी बनाई है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने बनाई, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं, कोई अपने हिसाब से कोई टेक्निक बनाते हैं कन्फ्यूजन को दूर करने का, लर्न करने की कोई अपनी टेक्निक डेवलप करते हैं। जैसे मैंने भी एक टेक्निक डेवलप की, आपको बता दूँ, आपको जानकारी होगी, हिस्ट्री में एक टॉपिक था, वो साउथ इंडिया में जो डेस्टिनीज हुई, जैसे कि चेर और चोल और पांड्य, तो उसमें मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो किसने बनाया, आपको याद है, नहीं याद है, या पढ़ा होगा, भूल गए होंगे। मैंने याद किया उसको अपनी टेक्निक से। कैसे,
मेरी एक मैडम थी मीनाक्षी पांडे, तो वो मीनाक्षी मंदिर है और पांडे थी, तो मैं समझ गया पांड शासकों ने बनाया होगा। ऐसे मैंने अपने हिसाब से एक टेक्निक बना ली। तो हर एक टॉपिक को तैयार करने का जहाँ कन्फ्यूजन हुआ जरूर कोई टेक्निक यूज करें जिससे आपको लंबे समय तक चीज याद रहे, ठीक है। जैसे पोलियो का टीका किसने बनाया? जॉन सॉल्क, आपने नाम सुना होगा, जे सॉल्क या जॉन सॉल्क। तो मेरे साथ एक जे शंकर करके लड़का पढ़ता था, वो पोलियोग्रस्त था। हालांकि मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मैंने उसके हिसाब से मैच करा लिया कि पोलियो का टीका अगर उसको लगा होता तो वो ऐसा नहीं बीमार होता, यानी पोलियो टीका जेएस ने बनाया है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी बना लें अपनी, जिससे आपको कंफ्यूजन भी दूर रहे और टॉपिक लंबे समय तक याद रहे। एक और टॉपिक की बात करता हूँ मैं, देखिए स्टेप मेकिंग फॉर लॉन्ग टॉपिक्स। अगर बड़े टॉपिक तैयार करें, जैसे कोई डेरिवेशन तैयार करते हैं, कोई डेफिनेशन बड़ी है तैयार कर रहे हैं, कोई बड़ा कुछ भी टॉपिक है, तो उसको कुछ स्टेप्स में तोड़ लें। ध्यान रखिएगा, स्टेप्स में ब्रेक कर लें, 4-5 स्टेप में बना लें। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंड कहाँ लेना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा 2 स्टेप तो जरूर शामिल करें। पहला, हम किसी टॉपिक को स्टार्ट किस जगह से करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। 2 चीज़ें तो लर्न कर लें आप। स्टार्टिंग की बात बता तो मैंने देखा बहुत बार क्लास में बच्चे क्या करते हैं, अपने आगे वाले से पूछते हैं जरा इसका क्वेश्चन का स्टार्टिंग बता दो, बाद बाकी मैं लिख लूंगा। अरे भाई स्टार्टिंग पहले याद करो ना, अगर तुम्हें दिक्कत होती है स्टार्टिंग लिखने में तो स्टार्टिंग आप याद कर लें, एंड पॉइंट याद कर लें, बीच में 1-2 स्टेप्स तैयार कर लें, उसी हिसाब से आप पूरा स्टार्ट करें और लास्ट तक करते चले जाएंगे। तो स्टेप्स में तोड़ करके बड़े टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक आप स्टेप्स में ब्रेक करके ही तैयार करें। इसके बाद देखिए 5 टाइम टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसको मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि मेमोरी को लंबे समय तक तैयार रखने के लिए कोई टॉपिक को क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, क्या मेमोरी। तो इसका एक तरीका है, देखिए 5 टाइम टेक्निक बोलते हैं इसको। मतलब जैसे अगर हम कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे एक चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं, उसमें 20 फार्मूले या क्वेश्चंस या कुछ हैं, तो आप क्या करें, उसको लगातार पहले एक बार पढ़ें, फिर तुरंत दोबारा पढ़ें, फिर तीसरी बार पढ़ें, 5 बार कंटिन्यूअस पढ़ें उस टॉपिक को। ध्यान रखिएगा 5 टाइम्स। जब बार बार आप रिपीट करेंगे ना, तो वो ध्यान रखिए और क्लियर होता चला जाएगा और आपकी मेमोरी पे छप जाएगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रुकता, ध्यान रखिएगा। फिर उसको आप 5 घंटे बाद, ध्यान रखिएगा 5 या 6 आवर बाद आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें। उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार में आपको टाइम लगा था, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। अगर हमें कोई टॉपिक तैयार है, अभी 5 घंटे पहले तैयार किया था, तो जब आप 5 घंटे बाद तुरंत याद करेंगे, तो ध्यान रखिएगा वो 5 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। फिर 5 डेज बाद उसको रिपीट करिएगा, ये बहुत की पॉइंट बता रहा हूँ मैं। फिर 5 डेज बाद उसको रिवाइज करिएगा, तो वो आपको 5 मंथ तक रुकेगा। फिर एक बार 5 मंथ बाद जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तो 5 ईयर तक रुक सकता है, ठीक है। इस तरीके से बार बार रिपीट करने से 5 टाइम्स का कॉन्सेप्ट ये जरूर आप यूज करें। लास्ट पॉइंट, बिकेम अ ग्रेट ऑडियंस ए लिसनर। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, ये तो आपने सुना होगा। जब टीचर पढ़ा रहा हो, जब कहीं लेक्चर आप सुन रहे हैं किसी का, तो बहुत ध्यान से सुने। जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा पा जाएंगे। जैसे कि आपने एक सुना होगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ यहाँ पर। ऋषि का एक्सपेरिमेंट था कि अच्छे एब्जॉर्बर ही अच्छे एमिटर होते हैं, शायद आपको याद आ रहा हो हीट में, या अच्छे एमिटर ही अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। तो जो जितना अच्छा एब्जॉर्ब करता है, जैसे आइडियल ब्लैक बॉडी याद है, तो वो 100% उसकी एब्जॉर्प्शन पावर होती है, वो 100% एमिट भी कर सकता है। तो जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है उतना अच्छा एमिट कर सकता है। ये 11 की पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब को प्रेस करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट रहें। मैं और अगला जो टॉपिक देने वाला हूँ वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कैसे आसानी से किए जाएँ, मैं उस पर देने वाला हूँ, टॉपिक वीडियो देने वाला हूँ। और फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए उस पर आने वाला टॉपिक है। नमस्कार। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, निश्चित तौर पर बहुत लोगों को फायदा होगा। अगर आप शेयर करेंगे ना, तो वो लोग आपको भी थैंक्स कहेंगे कि ये टेक्निक्स बताने के लिए धन्यवाद।